हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 5 का टॉपिक इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनिटी, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यह किसी बीमारी या किसी विशेष जीव के प्रति प्रतिरक्षण या गैर संवेदनशीलता या प्रतिरोधकता होती है, जो कि रोग पैदा करने वाले जीव को दूर करने की शक्ति है और यह व्यक्ति को रोग से प्रभावित नहीं होने देती है। अर्थात व्यक्ति के शरीर में उपस्थित ऐसी क्षमता या शक्ति जो उसे किसी भी रोगाणु या वायरस, बैक्टीरिया के प्रति उससे बचाव करती है और उसे रोग और उसके शरीर में रोग पैदा होने से रोकती है। प्रतिरोध करने की इस शक्ति को ही प्रतिरक्षा के रूप में जाना जाता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। जब कोई संक्रमण बहुत ही हाई लेवल पर या हाई डिग्री पर जब फैलता है या बहुत बड़े स्तर पर फैलता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस रोग से प्रभावित नहीं होते, अर्थात बीमार नहीं पड़ते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनसे बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो बीमारी होती है ये माइल्ड टू सीवियर हो सकती है और किसी भी इंटेंसिटी या किसी भी सीवियरिटी की डिजीज़ हो सकती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और कुछ लोग होते हैं वो बीमार हो जाते हैं। इसका रीज़न है कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वह पर्टिकुलर रोग, बैक्टीरिया, वायरस उसे प्रभावित नहीं कर पाया है। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है वो लोग बहुत ही जल्दी रोगग्रस्त हो जाते हैं। जो प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी है यह दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो प्राकृतिक इम्यूनिटी होती है वह पुनः 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत, नस्लीय एवं प्रजाति प्रतिरक्षण या प्रजाति इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है यह 2 प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव। जो एक्टिव होती है जिसे सक्रिय कहा जाता है, इसके भी वापस 2 टाइप होते हैं, जिसमें पहला है एक बीमारी से पीड़ित होने के बाद में व्यक्ति का प्रतिरक्षित होना और दूसरा वैक्सीन के द्वारा प्रतिरक्षा प्राप्त करना। और निष्क्रिय या पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो या तो शिशु को अपनी माता के द्वारा प्राप्त होती है और दूसरी गामा ग्लोब्यूलिन एंटीटॉक्सिन के द्वारा प्राप्त होती है। अब हम इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है प्राकृतिक प्रतिरक्षा। यह शरीर द्वारा किसी बाहरी उत्तेजना या पिछले संक्रमण के बिना सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त की जाने वाली प्रतिरक्षा है। ये सामान्य परिस्थितियों में उपस्थित, अर्थात प्राकृतिक प्रतिरक्षा वो प्रतिरक्षा होती है जो पर्सन की बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होती है पहले से। उसको बाहर से कोई इम्यूनाइजेशन नहीं दिया गया, बाहर से कोई उसको प्रतिरक्षा नहीं दी गई है, लेकिन वो उस रोग से प्रभावित नहीं होता है। इसी प्रतिरक्षा को प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहा जाता है, जिसमें पहला है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा। कुछ लोग जो होते हैं वो एक विशेष बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस बीमारी से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे कोई महामारी आई है, ठीक है, तो कुछ लोग जो होते हैं उनको बीमारी पकड़ ही नहीं पाती है ना। तो ऐसे लोगों के शरीर में प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधक क्षमता या एंटीबॉडीज़ होती है, प्रेजेंट होती है। ये एंटीबॉडीज़ जो होती है ना, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं उनको घेरती है या एनसर्कल करती है और उसके बाद उनको इंजेस्ट कर लेती है, उनका भक्षण कर लेती है। ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी शरीर के अंदर अगर वायरस या बैक्टीरिया आता है तो ये फैगोसाइटोसिस जो होता है उसको प्रोसेस उसको किल कर देता है। ठीक है। जब भी कोई रोगजनक जीव या फॉरेन मटेरियल व्यक्ति के ऊपर हमला करता है ना, तो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर वो जो एंटर होता है वो स्किन के थ्रू होता है। जो स्किन होती है हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, जो हमें हर प्रकार के वातावरण, बीमारियों या हर बाहरी चीज़ से हमारे शरीर को या हमारे आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। जब ये जो रोगाणु होते हैं या फॉरेन मटेरियल्स होते हैं ये त्वचा को पार कर जाते हैं, तो ये शरीर में जो हमारा लसिका द्रव, वाइट ब्लड सेल्स और लाइसोजाइम्स होते हैं ना, उनके कांटेक्ट में आते हैं। वो उस बैक्टीरिया या फॉरेन मटेरियल को किल करते हैं। अगर फिर भी ये बच जाते हैं
और वहाँ से आगे की तरफ पार होते हैं तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा इनको नष्ट किया जाता है। फिर भी अगर ये इतने स्ट्रॉन्ग है और ये वहाँ से भी आगे बढ़ जाते हैं, उनके द्वारा भी नहीं मर पाते हैं, तो ये सभी प्रोटेक्टिव लेयर्स को पार करने के बाद में अपनी किसी पर्टिकुलर साइट पर चले जाते हैं। क्योंकि ये कई बार बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं तो ये फटाफट सब तरफ फैल जाते हैं और व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देते हैं। दूसरी है नस्लीय प्रतिरक्षा। दुनिया के अंदर कुछ ऐसी नस्लें होती है ना, वो किसी विशेष बीमारी से पीड़ित नहीं होती, मतलब कि वो नेचुरली उस चीज़ से के लिए इम्यूनिटी उनके बॉडी के अंदर होती है, इम्यूनिटी प्राप्त होते हैं पहले से वो। उदाहरण के लिए जैसे अफ्रीका में जो निग्रो प्रजाति होती है, ये येलो फीवर से कभी भी रोगग्रस्त नहीं होते हैं या प्राकृतिक रूप से वो प्रतिरक्षित होते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। अगली है प्रजाति प्रतिरक्षा। प्रजाति प्रतिरक्षा मीन्स कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो भी नेचुरली किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए इम्यूनाइज्ड होती है, पहले से उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं उसके लिए। जैसे कुछ ऐसे रोग हैं जो ह्यूमंस में होते हैं, वो एनिमल्स को नहीं होते हैं। जैसे जो मुर्गियां होती है, इनको टेटनस नहीं होता है। जो डॉग्स होते हैं और रैट्स होते हैं, इनको ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता है। अगला हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कहीं से प्राप्त की जाती है। नेचुरल इम्यूनिटी वो होती है जब हम पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही उपस्थित होती है, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना कहीं से, ठीक है। इसे दो तरीके से प्राप्त किया जाता है, एक सक्रिय विधि या एक्टिव मेथड के थ्रू और दूसरा होता है पैसिव मेथड के थ्रू। जो एक्टिव मेथड होती है यह पुनः दो प्रकार की होती है। पहला है एक बीमारी से पीड़ित होने के बाद। ऐसा हम कई बार देखते हैं कि कोई पर्सन है, वो किसी एक विशेष बीमारी से पीड़ित हुआ, ठीक हो गया। अब क्या होता है, उस पर्सन की बॉडी के अंदर उस बीमारी की एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब लंबे टाइम तक ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। जैसे कि खसरा है, डिप्थीरिया है, पोलियो है, येलो फीवर है, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो एक बार व्यक्ति को होती ही है और उसके बाद में मतलब मोस्टली इट डिपेंड्स, पर मोस्टली होता है ऐसा कि व्यक्ति पीड़ित होता है इनसे और होने के बाद में व्यक्ति के शरीर के अंदर इनकी एंटीबॉडीज़ बन जाती है। अब वो लाइफ टाइम बनी हुई रहेगी और व्यक्ति को हमेशा उससे प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। अर्थात एक व्यक्ति एक बार बीमार पड़ने के पश्चात दोबारा बीमार नहीं पड़ेगा। और अगर किसी कंडीशन में वो बीमार हो जाता है तो बहुत ही माइल्ड प्रॉब्लम्स उसको या माइल्ड सिम्टम्स उसको देखने को मिलते हैं। अगला है टीकाकरण के माध्यम से, मीन्स वैक्सीनेशन के थ्रू हम किस तरीके से इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं। टीकाकरण के बाद में क्या होता है, व्यक्ति के अंदर आर्टिफिशियली या उसको बाहर से इम्यूनिटी दी जाती है, ठीक है। जो ये वैक्सीन होते हैं इसके अंदर एंटीजन होता है, ये जब हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली इनके लिए कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। लेकिन ये कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही हमारे शरीर के अंदर असर रखते हैं या शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अच्छा, टीके भी अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं, जैसे जीवित या सक्रिय रोगाणुओं के माध्यम से। जो टाइफॉइड होता है इसका टीका 3 से 4 साल तक के लिए व्यक्ति को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इस टीके के अंदर जीवित और जो निष्क्रिय अर्थात इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बॉडी के अंदर डाला जाता है या इंसर्ट किया जाता है। इसी तरीके से चेचक है, येलो फीवर है, प्लेग है, इसके टीके भी इसी विधि से तैयार किए जाते हैं, अर्थात जो लिविंग और इनएक्टिव जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनका प्रयोग करके, ठीक है। अगला है मृत रोगाणुओं के द्वारा, जैसे कि टाइफॉइड है, हैजा है, पर्टुसिस, काली खांसी, रेबीज़, इन सब के टीके जो होते हैं मृत रोगाणुओं के द्वारा किए जाते हैं, अर्थात मृत रोगाणुओं को शरीर के अंदर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है तो हमारी बॉडी उनके प्रति एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है। अगला है एंटीटॉक्सिन के माध्यम से। एंटीटॉक्सिन में डिप्थीरिया का टीका 4 प्रमुख एंटीटॉक्सिन का उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो डीपी टीका होता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और
पर्टूसिस और टेटेनस, इसमें भी ट्रिपल एंटीजन या एंटीटॉक्सिन होता है, ठीक है। इसके द्वारा ये टीका बनाया जाता है, पर्सन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अगला है प्रतिरक्षा की निष्क्रिय विधि या पैसिव मेथड। वह एंटीबॉडी युक्त सीरम तैयार किए जाते हैं, अर्थात इनको एंटीबॉडी युक्त सीरम तैयार किया जाता है, लेकिन इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, और इनकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। मीन्स उपचार के लिए इनकी वैल्यू अच्छी होती है। जब पर्सन की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ कम मात्रा में होती है ना, तो आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, या ये सीरम डाला जाता है जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, तो वो व्यक्ति को जा करके और प्रतिरक्षा प्रदान करेगी। अर्थात हम जैसे पहले बात कर रहे थे जिसमें हम एंटीजेंस को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर उससे लड़ने के लिए या उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती जिसमें हमको कम समय हमारे पास होता है, तो उस कंडीशन के अंदर डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ को ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि इतना लंबा प्रोसेस ना हो और व्यक्ति को ठीक होने में समय कम लगे। यह भी दो प्रकार की होती है, एक तो माँ से प्राप्त एंटीबॉडीज़, ठीक है, अर्थात जब बच्चा भ्रूण में होता है माँ के, तो उस टाइम पर प्लेजेंटा के माध्यम से शिशु को ये एंटीबॉडीज़ प्राप्त हो जाती है। इसी तरीके से जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है कोलोस्ट्रम, उसके अंदर भी एंटीबॉडीज़ होती है जो शिशु के शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ये जो प्रतिरक्षा होती है ये 3 से 4 या 6 महीने तक की अवधि के लिए ही होती है, लेकिन बच्चों को माता के दूध के द्वारा ही प्राप्त हो जाती है। ये एंटीबॉडीज़ जो होती है जैसे खसरा, डिफ्थीरिया और टेटनस से बच्चे को बचाने का काम करती है। एंटीबॉडी सीरम, यह इम्यूनोग्लोबुलिन के द्वारा तैयार की जाती है और यह उस व्यक्ति को दिया जाता है इसे जिसका जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो या शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ कम होती है, ठीक है। वैक्सीन को किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाली बीमारी के पहले ही दे दिया जाता है, ऐसा नहीं कि बीमारी के बाद देंगे, हम उसको पहले ही दे देते हैं। इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी कम होती है। अब हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के बारे में कि जो इम्यूनाइजेशन दिया जाता है बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडी को, वो कितनी उम्र में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, कितना डोज और क्या मेथड होता है उसका। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेंट्स की। जो शिशु होता है, नवजात शिशु 0 to 3 मंथ्स तक होता है, तब तक उसे BCG का टीका दिया जाता है, 1 डोज दिया जाता है और इंट्राडर्मल दिया जाता है, ठीक है। 6 वीक्स से 9 मंथ्स में DPT का टीका दिया जाता है, 3 डोजेस इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं। 6 वीक्स से 9 मंथ्स में अगेन पोलियो का 3 डोज दिया जाता है जो कि ओरल दिया जाता है, मुंह से दिया जाता है। 9 to 12 मंथ्स में मीज़ल्स का डोज टीका दिया जाता है, 1 डोज सबक्यूटेनियस दिया जाता है। 2 वर्ष के पश्चात या फिर जैसे कि बच्चा 1 साल का हुआ तब से लेकर के 2 वर्ष के बीच में उसको DPT पोलियो का एक बूस्टर डोज दिया जाता है। DPT तो इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और पोलियो ओरली दिया जाता है। 5 to 6 ईयर्स की एज में बच्चे को डिफ्थीरिया और टेटनस का एक डोज दिया जाता है जो कि इंट्राडर्मल होता है, और टाइफॉइड टेटनस का क्रमशः 2 और 1 टीका दिया जाता है जो कि दोनों सबक्यूटेनियस होते हैं। 10 ईयर्स की एज में टाइफॉइड का एक डोज दिया जाता है जो भी सबक्यूटेनियस होता है, और 16 ईयर्स में टाइफॉइड का एक टीका दिया जाता है जो भी सबक्यूटेनियस होता है। प्रेग्नेंट वीमेन को 16 to 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान टेटनस का डोज दिए जाते हैं जो कि इंट्रामस्कुलर होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, तो ये सब क्या होते हैं अब हम इस पिक्चर के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो एक्चुअली जो हमारे स्किन जो होती है या त्वचा वो बहुत ही मोटी होती है, हमें बाहर से बहुत ही पतली और ऐसी दिखाई देती है, लेकिन ये काफ़ी मोटी है। जहाँ हम बात करें इंट्रामस्कुलर मीन्स हमारी जो मांसपेशियाँ होती है डायरेक्ट इतना अंदर तक उसको इंजेक्ट किया जाता है जो 90 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। अगला है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस जो होती है टिश्यू, यह एक फैट का लेयर होता है जो कि हमारे जो बाहर की डर्मिस
लेयर और मसल्स के बीच में होता है, जो कि एक पैडिंग का काम करता है। इस सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर दिया जाता है। जो इंट्रावेनस होता है, ये जो हमारी वेन्स होती हैं उनके अंदर दिया जाता है इसे। और जो इंट्राडर्मल होता है, ये बिल्कुल हमारे जस्ट इस जो त्वचा की एक पतली सी परत होती है इसके जस्ट नीचे दिया जाता है, उसे इंट्राडर्मल कहा जाता है। तो इस तरीके से इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस और इंट्रावेनस के बारे में हमने बात करी। आज के इस लेक्चर में हमने इम्यूनिटी, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा और कौन कौन से इम्यूनाइजेशन दिया जाता है या क्या क्या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके बारे में हमने बात करी। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।